Good morning, student. 7th standard. New chapter for civics portion and the chapter number 1, Equality in Indian Democracy. Word है equality means समानता, बराबरी, equal, Indian भारत, democracy. Word means democracy. What you understand about this word? तो आज हम पहले इस डेमोक्रेसी वर्ड का छोटा सा मीन देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. Let's start. The word democracy is derived from Greek word demos and kratia, which mean rule of the people. Democracy is therefore any system of government where people have choice to choose their representatives. Simple means of democracy: all the citizens have choose their representative, or the form of government is by the people, for the people, of the people. यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जो एक कंट्री को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, और उस सिस्टम को कौन चलाता है? उस सिस्टम को चलाता है उस कंट्री के सिटीजन्स. अब सारी पॉपुलेशन तो कंट्री को चला नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है. तो क्या होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं अपने बिहाफ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजते हैं, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं जो कंट्री को ईजी गोइंग चलाने में हेल्पफुल होती है. पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पॉपुलेशन का एक साथ एक जगह बैठकर हर कंट्री के हर डिसीजन में पार्टिसिपेट लेना, और उसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं कि इतनी पॉपुलेशन का डिसीजन जो होगा वो एक होगा. मतभेद हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं बैठ सकते हम, हमारे पास और भी बहुत काम है. जा सकते हैं क्या? हम नहीं जा सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो वोटिंग में खड़े होते हैं, नॉमिनेटेड पर्सन कैंडिडेट्स हम चुनते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं हम उन्हें वोट देते हैं. वोट देने का मतलब है कि हम अपने बिहाफ इन्हें गवर्नमेंट में भेज रहे हैं. यानी अब हमारी जो राय है वो हम इनके थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगी. हमारी जो कंट्री है हमारे अकॉर्डिंग ये चलाएंगे. तो रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना वोटिंग के थ्रू ये कंट्री को चलाने की एक भागीदारी है, एक रिप्रेजेंटेशनशिप है जो हर सिटीज़न बखूबी निभाता है. तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल इन द कंट्री. आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट? ये डेमोक्रेसी आई कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ? या ये डेमोक्रेसी वर्ड तो हम देख रहे हैं कि ग्रीक वर्ड से निकल के आया, लेकिन कंट्री में या हम देखते हैं प्रीवियस सेंचुरीज एक डिक्टेटरशिप, मोनार्कीशिप, ये सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फॉर्म ऑफ कंट्री है जो चलाई जाती है. मैं बताऊंगी क्या होते हैं. मोनार्की सिस्टम यानी तानाशाही, राजाशाही सिस्टम हम देखते हैं, हम इंडिया में भी यही देखते हैं कि जो प्रीवियस सेंचुरीज़ हैं उसमें राजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे. वो अपने अपने किंगडम्स को चलाते थे, उन पर ओवर रूल करते थे, टैक्स लगाते थे, जनता को अपने किंग की हर बात माननी पड़ती थी. जो किंग जो रूल बना देते थे उसे उनके किंगडम पे अप्लाई किया जाता था, और हर एक
सिटीज़न को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे मानना पड़ता था। तो ये सिस्टम हम देखते आ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ या क्यों हुआ, ये कहाँ से आइडिया निकल कर आया डेमोक्रेसी का, तो इसके 3 फैक्ट हैं। Democracy existed in ancient Greek city-states. They believed that all males should take part in the process of decision making. Slaves and women had no such right. However, this was possible because Greek city-states were small. हम ये देखते हैं कि जितनी ग्रीक सिटीज़ थी उनमें ये चीज़ सिस्टम सामने निकल कर आया था एंशियंट टाइम पे, कि जो मैन होते हैं उनके पास ही ये पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो होते हैं घर के मुखिया होते हैं, वो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं। तो वोटिंग के राइट्स और जितने भी डिसीजन मेकिंग के राइट्स है, ये हम एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं पुरुष प्रधान जो समाज होता है वहाँ पर आज भी हम कई जगह देखते हैं कि आखिरी जो डिसीजन होता है वो घर में जेंट्स का यानी मेल का ही होता है। तो ये पुरुष प्रधान समाज होता है, जहाँ पर वुमेन्स की डिसीजन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो ये सिस्टम आज से नहीं, ये सिस्टम एंशियंट टाइम से देख रहे हैं कि ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक बहुत ही ऊंची प्लेस पे लेकर गए, एक इम्पोर्टेंस वाला सिस्टम दिया, जिसमें फर्स्ट था इन मॉडर्न एरा डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन यूरोप, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एंड द बिल ऑफ राइट्स दैट लिमिटेड द पावर ऑफ किंग। तो मैं इसे आप लोगों को बहुत शॉर्ट में समझाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में 9th में एक बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो वहीं पढ़ लीजिएगा आप। शॉर्ट में लीजिए कि जो यूरोप था उसमें 1688 में एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, रेवोल्यूशन उत्पन्न हुआ, बना, जहाँ पर ये देखा गया कि ये रेवोल्यूशन जो था 1688 से 1689 तक चला था, 88 से 89 तक चला था, और इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसे ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना किसी को हानि पहुंचाए ये रेवोल्यूशन शांतिपूर्वक हुआ था। और इसके बाद जो बिल ऑफ राइट है, जो इस रेवोल्यूशन के बाद जो सामने आई चीज़ें, जो इसका आखिर का जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि जो राजा थे, जो किंग थे, जो मोनार्क थे, वहाँ पर उनको लिमिटेड कर दिया गया था। यानी सिस्टम ये देखा गया था कि इस रेवोल्यूशन से एक चीज़ सामने आई, वो थी बिल ऑफ राइट्स। ये बिल ऑफ राइट्स ये था कि राजा जो है राजा ही रहेगा, लेकिन जो है संसद यानी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी कि अब जो है इस रेवोल्यूशन के बाद ये देखा गया कि पहले राजा जो टैक्स लगाता था अपनी मर्ज़ी से, वो उसे कैंसिल कर दिया गया कि अब जब तक सांसद या गवर्नमेंट पार्लियामेंट जब तक नहीं चाहेगी, राजा अपनी मर्ज़ी से कोई टैक्स नहीं लगा सकता। राजा के पास पहले मिलिट्री पावर्स हुआ करती, यानी सेना की सारी शक्ति राजा के पास होती थी। तो इस पार्लियामेंट ने क्या किया, वो सारी मिलिट्री पावर्स अपने अंडर टेक कर ली। अब जो है राजा कोई भी रूल नहीं बना सकता जब तक उसे पार्लियामेंट पास नहीं करती, बिल पास नहीं करती, या राजा का कोई भी डिसीजन जब तक पार्लियामेंट के सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता तब तक वो रूल वो रेगुलेशन नहीं होंगी। यानी एक तरह से ये था कि राजा की जो पावर्स है ये बिल ऑफ राइट्स ने बिल्कुल लिमिटेड कर दी थी और राजा सिर्फ नाम का राजा रह गया था। यानी यहीं से शुरुआत होती है कि हमारे पास एक गवर्नमेंट आ गई जो सिटीजन्स चलाएंगे, जो वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल चलाएंगे। दूसरा हम देखते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है।
अमेरिका की ये जो वॉर थी ये अगेंस्ट ब्रिटेन के थी। ब्रिटेन के पास अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ थी। कॉलोनीज़ यानी 13 ऐसी जगह जिन्हें कॉलोनीज़ कहते हैं, कॉलोनीज़ थी जिस पे ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती अपना कॉलोनियल रूल कर रखा था, यानी अपना ओवर रूल कर रखा था, उसने उसे कब्ज़े में ले रखा था ज़बरदस्ती। तो अमेरिका काफ़ी टाइम से जो 1775 से 1783 तक 1775 से 1783 तक अमेरिका जो था ब्रिटेन के साथ वॉर में था। और इस वॉर के बाद जब अमेरिका ने ब्रिटेन से ये सारी कॉलोनीज़ अपनी सारी वो 13 कॉलोनीज़ वापस ले ली थी, उसके बाद ये देखने मिला कि इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ अमेरिका में नहीं, सिर्फ ब्रिटेन में नहीं, बल्कि हमें हर एक जगह पे एक नई इंडिपेंडेंस की नीति सामने आई। और इसके बाद हमने क्या देखा, जो डेमोक्रेसी थी उसको एक इम्पॉर्टेंट जगह मिली। हम ये देखते हैं कि इस इंडिपेंडेंस के बाद ही आइडिया आया कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री में, यानी रूल्स होना चाहिए। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आया, इक्वालिटी का आइडिया इस इंडिपेंडेंस के बाद आया, और जो रिलीजियस का था कि हर एक कोई भी रिलीजियस का जो पावरफुल था वो हो जाता था। तो ये सारी चीज़ों को हम ये फर्स्ट और सेकंड रेवोल्यूशन में देखते हैं कि रिलीजियस बेस्ड जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म होने लगी, और वो ख़त्म भी हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इन इंडिपेंडेंस से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पॉर्टेंट बनाने में मिली। थर्ड आता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसके बिना शायद ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आखिर में जो रिज़ल्ट आया बेटा, वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ऊपर आया। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने ये देखा कि इसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि सिटीजन्स को, जैसे हमने आगे पढ़ा है, स्टार्टिंग में पढ़ा है कि पहले ये था कि अगर गवर्नमेंट बन भी रही थी तो सिर्फ मेंस को वोट देने का राइट था। लेकिन इसके बाद हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंजेस हुए, या जो चीज़ें आगे निकल कर आई गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यानी समानता का अधिकार इस रेवोल्यूशन के बाद आया। और इक्वल राइट वोट, यानी अब सिर्फ मैन नहीं, वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले। जितने भी सिटीजन्स थे, चाहे वो स्लेव ही क्यों ना थे, उन्हें भी वोटिंग राइट्स मिले। फ्रेटर्निटी मिली, यानी भाईचारे का, इक्वालिटी का एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं पॉइंट्स को लिया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल्स हैं, यानी मेन पिलर्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स हैं। तो ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी को एक जिस तरह निकाल कर लेकर आए हम, जिस तरह इसका आइडिया आया, तो ये यहाँ से ये आइडिया फॉर्म में आए हैं और कंट्री में आज हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। तो यही था। The above 3 events made significant impact in other parts of the world when democracy expanded from Europe to other parts of Asia and Africa. Initially, only the rich and privileged people were allowed to vote. It was a long struggle for the poor and women to get the right to vote. Democracy focused on 2 features. People had a right to choose their representative. Curbs were placed on the power rules through periodic elections. यानी डेमोक्रेसी 2 मेन फीचर्स के ऊपर इम्पोर्टेंस रखती है। एक तो पीपल ही वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, और इलेक्शन जो होगा वो जो रूलर्स होंगे, जो पावर ऑफ रूलर्स थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन, यानी जो भी रूलर्स होंगे वो हर एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होगा। जैसे हम देखते हैं हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट हम बनाते हैं। तो एक ऐसा नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट बना दी
तो अब वो दोबारा चेंज नहीं होगी। तो एक टाइम पीरियड भी रखा गया कि अगर गलत गवर्नमेंट बन गई तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम के लिए ये है कि हम इस गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। तो ये हमारे 2 मेन फीचर्स थे डेमोक्रेसी के, जो हमने देख लिए। डेमोक्रेसी कैसे ओरिजिनेट हुई ये भी हमने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह नए नए टाइप्स हैं गवर्नमेंट की। थैंक यू।